हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग का जो पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट है या फिर चैप्टर जो है वह संघ की कार्यपालिका है। तो संघ की कार्यपालिका में आपका आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये तीन लोग आते हैं, तीन चार लोग आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न वन लाइनर है उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो इस वीडियो का पीडीएफ है आपको हमारे एमजी क्लासेस विकास सर पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न या फिर बोल सकते हैं पहला क्वेश्चन है वन लाइनर कि विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करना किसका अर्थ है? तो कार्यपालिका का अर्थ है। लोकतांत्रिक सरकार मतलब लोकतांत्रिक सरकारी सरकार की कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर किनमें वर्गीकृत की जाती है? तो संसदीय सरकार द्वारा और अध्यक्षात्मक सरकार में वर्गीकृत किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो वो था अध्यक्षात्मक, यानी कि यहाँ का राष्ट्रपति होता है। किस देश में सामूहिक कार्यपालिका पाई जाती है? तो भारत में सामूहिक कार्यपालिका पाई जाती है। शासन की अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश में प्रचलित है? फ्रांस और रूस में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है, मतलब किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कौन शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये दो लोग और शामिल होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति, मतलब भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति में सर्वोच्च कमान किसका निहित होता है? तो रक्षा बलों का निहित होता है सर्वोच्च कमान। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह किसका नेतृत्व नहीं करता है? राष्ट्र का। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति होने के लिए। राष्ट्रपति पद निर्वाचन के लिए कौन सी योग्यता का होना अति आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य किसी पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, जबकि निर्वाचित होने के उपरांत वह अपने सदस्य छोड़ना होगा, तो राष्ट्रपति होने के बाद। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं चुनाव में राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था? तो दिल्ली और पुडुचेरी को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यों के विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? मतलब पात्र कब नहीं होता है? तो अगर वह विधान परिषद का सदस्य होने पर वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा? तो अनुच्छेद 57 के अनुसार। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कितने मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो कम से कम 50-50 द्वारा होना चाहिए। 50-50 अनुमोदन या प्रस्तावित होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का, मतलब कि निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जब तक वह जीवित रहे या फिर जब तक उसकी आयु पूरा न हो, मतलब कि जितनी बार चाहे उतना बार खड़ा हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किस वर्ष
की जनगणना द्वारा अभी निश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य की विशेष जनसंख्या माना जाता है? तो 1971 की जनसंख्या के द्वारा। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे विवाद को किसे सौंपा जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो लगभग 5 लाख प्रति माह 2021 के अनुसार। और भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारत के राष्ट्रपति की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो पद ग्रहण धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन द्वारा यह महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। संसद के सदनों द्वारा किसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों का विधानसभा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो एक अर्ध न्यायिक है। इसमें अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदच्युत अथवा हटाए जाने पर पद में हुए खाली स्थान को भरने के लिए कम से कम 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए चुनाव। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने से स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उस पद को कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति उस पद का कार्यभार संभालेगा। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समिति कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 78 के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 के द्वारा। अब भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो वो संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। संसद के अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को यह प्राप्त है अधिकार। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा लागू की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आहूत की जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत ये संसद संयुक्त बैठक होता है, जिसकी बुलावा जो करता है राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचन किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद यह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किसी विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद में से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, तो विधेयकों को स्वीकृति पर किसी भी मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विधायकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति के किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो ये विवेकाधीन शक्तियां हैं। किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह ने यह अपना जेबी वीटो का प्रयोग किया था। वह कौन सा संशोधन विधेयक था?
जिसने भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसमें वीटो का प्रयोग किया गया था। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आत्यंतिक वीटो कहते हैं। आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति न देने या न देने के लिए कितनी सीमा निर्धारित की गई है, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, धन विधेयक को लौटाना। ये एक संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित घोषित करने संविधान के अधिकार किसको प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी सूरत अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद में वार्षिक वित्त बजट प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संतुष्टि अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि अनिवार्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की गठन होता है। धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति का अनिवार्य माना जाता है, तो राष्ट्रपति को। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। इसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दंड श्री न्यायालय द्वारा दिया गया हो दंड संघीय विषय में संबंधित दंड देश मृत्यु दंड मामले में किस क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को दंड को क्या कर सकता है, तो क्षमा कर सकता है, प्राविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 143 के द्वारा। युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति सक्षम है। किस प्रकार के अधिकार भारत में राष्ट्रपतियों को प्राप्त है, तो औपचारिक और विधिक अधिकार। राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो एडविन लुटियन द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में चौथे राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति या फिर दार्शनिक शासक के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन से ट्रेड यूनियन आंदोलन का संबंध रहा है, तो बीबी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जस्टिन AM हिदायतुल्ला। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन सा बिहार राज्यपाल का रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ये जो व्यक्ति है राष्ट्रपति, ये बिहार से संबंधित रह चुके हैं। अनेक विषयों के संबंध में नियम और विनियम बनाने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति राज्य की मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं, यह कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो अनुच्छेद 361 के अनुसार। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकटकालीन घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल संकटकालीन घोषणा करने के लिए लिखित मंजूरी दे, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इसके बाद ये फ्रेंड्स हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था 91 नंबर का, तो ये हम लोगों का राष्ट्रपति से संबंधित ऑनलाइन जीके खत्म हो गया। तो इसका जो PDF है, ये जितना हम लोगों ने पढ़ाया है, मतलब मैंने पढ़ाया, उन सभी का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल
MG क्लासेस विकास सर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।